5 मनी ट्रैप्स जो आपको आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से शायद रोक रहे होंगे। हम लोग अपनी आइडेंटिटी अपनी जॉब से बना लेते हैं। व्हाट इज योर नेटवर्थ? एक फैसिनेशन था कि $1 million होना चाहिए। One of the major factor which accelerates your journey is your earning capability. One of the first problems that we recognized was of course kids because they're a huge expense, right? 76 I guess % of जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि हम अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ाना चाहते हैं, तो 53% के पास कोई प्लानिंग नहीं था। Home buying is an asset or a liability? अपने लिए रहने का घर है ना, वो कभी भी एसेट नहीं होता। बहुत सारी ये जो डिसीजंस है ना, लोग ना अपने दिमाग में लेते हैं और या इमोशंस पे लेते हैं, एक्सेल पे नहीं लेते हैं। A lot of Indian parents have this idea in their heads that retirement planning की क्या जरूरत है, we have kids, बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। मुझे 3 करोड़ 4 करोड़ का नाम सुन के I just feel like so scared कि how will it happen? The growth of my corpus also happened after. So hi everybody and welcome back to IND Money's YouTube channel। मेरा नाम है शगुन एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ है अमित उपाध्याय who retired at the age of 46 और should I say he became financially independent at the age of 46। आज उनसे बात करेंगे about 5 money traps जो आपको आपकी financial independence से शायद रोक रहे होंगे। So hi Amit and I'm really excited for this conversation। Hi Shagun, I'm also very excited to be part of this discussion। मैं अपने आप को retired नहीं बोलता हूँ because I don't think that मैं उसके लिए अभी ready हूँ। बट मेरे लिए फायर का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। आई कॉल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रीइन्वेंट एक्साइटमेंट, बिकॉज दैट गिव्स यू अ चांस। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको एक मौका देता है कि आप जिंदगी में वो चीजें करें जो शायद आप करना चाहते थे बट नॉट नेसेसरीली आपको कभी मौका मिला। आप सभी को अर्न करना है तो इवेंचुअली यू एंड अप टेकिंग अ प्रोफेशन जो कि आपको बेस्ट अर्निंग दे रहा होता है। बट जरूरी नहीं है कि हम सब वही हैं जो कि हमारी जॉब्स हैं, हम उनसे बियॉन्ड भी हैं। आपने ऑलमोस्ट 23-24 साल कॉर्पोरेट जॉब में अपने स्पेंड करे। आई वुड लाइक टू नो ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा मोमेंट था वेर यू रियलाइज कि यू नो व्हाट, अब मेरे पास इतना कॉर्पस है, अब आई एम गोइंग टू रिटायर और लीव माई जॉब एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो कौन सा मोमेंट था? सो शगुन बेसिकली ऐसा आई वुडंट कॉल इट एज वो क्लासिक, बिकॉज हमारे जनरेशन के अंदर तो ऐसा फायर मूवमेंट का कोई ऐसा डेफिनेशन था नहीं और नोबडी वाज चेजिंग इट। कुछ एक चीजें मुझे क्लियर थी। पहला मुझे क्लियर था कि मैं टिल द लास्ट पॉसिबल तक मैं जॉब करूंगा, ये मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मतलब आई वाज वेरी श्योर कि 50 मैक्सिमम 1-2 साल और ऊपर नीचे, बट दैट्स व्हाट मैक्स दैट आई वुड डू एज अ कॉर्पोरेट जॉब। तो अमित, आपकी जर्नी को देखते हुए डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या कॉर्पोरेट जॉब की साइकिल में फंस जाते हैं, डू यू थिंक इज इट बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट कि जॉब है, स्टेबल है, और मे बी फाइनेंशियल मिस्टेक्स या अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? सो व्हाई डू यू थिंक लोग इस साइकिल में फंस जाते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज दैट कि आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉर्पोरेट जॉब हमेशा के लिए एंजॉय कर सकते हैं, राइट? कुछ है फॉर श्योर एंड आई ऑल्सो एंजॉयड माई करियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पीपल रिमेन स्टक बिकॉज ऑफ सेफ्टी। उनको लगता है कि या राइट, फर्स्ट इज सेफ्टी, सेकेंड इज अ प्रिडिक्टेबिलिटी, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट कि नहीं तो फिर क्या। सो एंड देन द थर्ड पार्ट जो मुझे लगता है वो और भी बड़ा है, वो है आइडेंटिटी। हम लोग अपनी आइडेंटिटी अपनी जॉब से बना लेते हैं कि मेरा टाइटल मैं हूं, एंड देन वी डोंट नो कि अगर ये टाइटल नहीं रहा तो हम क्या बताएंगे किसी को कि हम कौन हैं, राइट? तो ये अमाउंट या कॉर्पस आपने कैसे डिसाइड किया? यू नो लाइक ये नंबर कहाँ से आया कि ठीक है मैं इतने अमाउंट ऑफ कॉर्पस के बाद आई एम गोइंग टू लीव द जॉब? सो वेयर डिड दैट नंबर कम फ्रॉम? एक फैसिनेशन था कि $1 million होना चाहिए। Oh wow. Right, so I always wanted कि यार $1 million हो गया तो मतलब most probably it will be good, क्योंकि इंटरनेशनली अगर अच्छा है तो मोस्टली अच्छा ही होगा। तो उस समय तक जब ये नंबर था तब तक ऐसा कोई बहुत ज्यादा सोचा नहीं था कि ये नंबर का पर्पस क्या है और इसका मतलब क्या है और इज इट रियली वैलिड इन इंडिया और नॉट, बट आई वाज ट्राइंग टू चेस एंड यू वोंट इमेजिन मैं अपने जो कॉर्पस है जो भी मैं बना रहा था उसको मैं हमेशा फाइनली डॉलर में कंप्यूट करता था।
बिकॉज आई वॉज सो क्लियर अबाउट दैट पार्ट कि मुझे वो 1 मिलियन का फिगर जो है समहाउ क्रॉस करना है, तो इसलिए मैं हमेशा उसी में कंप्यूट किया करता था. तो एक तो फैसिनेशन वाला पार्ट से बता सकता हूँ. दूसरा बाद में देन स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट कि फाइनली what are the different computations and researches that has been done in this, वो क्या क्या हुआ है, लोगों ने क्या ढूंढा है. तो मुझे कई सारे फॉर्मूलेस पता चले कि 25x का फॉर्मूला भी हो सकता है, 33x का फॉर्मूला हो सकता है. उन सब के अकॉर्डिंगली आई स्टार्टेड डूइंग कंप्यूटेशन. कुछ जगह पे तो 45x का भी फॉर्मूला होता है. तो उस सबको मैंने लेकर के कंप्यूट करना शुरू किया एंड एट द सेम टाइम वो टॉप डाउन बॉटम अप किया. मतलब कि पहले तो ये डिसाइड किया कि मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं, उसके बेसिस पे कितना कॉर्पस होना चाहिए, और दूसरा कि मेरा ये कॉर्पस इतना है और उसमें से अगर मैं एक्सपेंसेस ड्रॉ आउट करता रहूंगा तो कितना कॉर्पस सफिशिएंट होगा. तो ये दोनों जब मुझे ये दोनों नंबर कंप्लीटली मैच हुए तो मुझे लग गया कि हाँ, मतलब लुक्स लाइक कि ये फेयरली गुड नंबर है. आई वोंट कॉल इट एज अ परफेक्ट नंबर, बट इट्स अ फेयरली गुड नंबर एटलीस्ट टू start with my journey of reinventing excitements. Can you tell us कि आपका अभी फिलहाल what is your net worth? As I was telling you कि मैंने $1 million was my kind of ambition, और टेक्निकली मेरे लिए जब वो कॉर्पस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रेडी कॉर्पस हो गया जब वो 10 CR क्रॉस किया था. तो दैट इज व्हाट माय कॉर्पस इज ऑल अबाउट. एंड देन आफ्टर दैट इक्विटी, अभी भी इक्विटी हेवी है बहुत ज्यादा, because that has been my way to grow my money. So almost 80 to 85% equity portion है मेरे पास, which I have started reducing in the last few months, and thankfully at a right time also. I started reducing my equity exposure because मुझे थोड़ा सा एक stability चाहिए था. One more question, because you spent 23 years in the corporate world, so I just want to know कि do you think कि switching jobs या salary hikes and all of these things that people do to increase their own salaries, do you think कि आपकी these accelerate your journey to FIRE, कि it'll help you achieve that number faster? Yeah, absolutely. मतलब मैं देखता हूँ कि most of the लोग अपने ये FIRE competition या financial independence के competition जो है Excel पे कर रहे होते हैं, और सिर्फ stocks के tips और किस स्टॉक से बन सकता है, किस म्यूचुअल फंड से बन सकता है, स्मॉल कैप से होगा, मिड कैप से होगा, ये सारे डिस्कशंस होते हैं. बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच एक्सेलरेट्स योर जर्नी इज योर अर्निंग कैपेबिलिटी. आप कितना अर्न करते हैं. आप अर्न ही कम करते हैं तो आप सेव कितना करेंगे. जब सेव ही नहीं करेंगे तो आप कितना ग्रो कर लेंगे. मतलब दिस इज एब्सोल्युटली नो ब्रेनर कि अर्न ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है. एंड अमित, अब मुझे आपसे थोड़ा सा आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में बात करनी है. आई वांट टू नो कि आपका जो, कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट इन मोर इन डिटेल कि आपका एग्जैक्ट मैथ क्या था बिफोर व्हेन इट केम टू कैलकुलेटिंग योर रिटायरमेंट कॉर्पस. एक तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया, मैंने अपने कॉर्पस के अंदर आई नेवर काउंट माई हाउस. वो मैं जितने भी डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं उनको मैं काउंट नहीं करता. मैं अपनी कार को काउंट नहीं करूंगा, जो भी ऐसी चीजें. इवन आई वुड से दैट आई गो अप टू द एक्सटेंट कि मैं इवन जो एक फैमिली गोल्ड होता है जो कि एक पेरेंट से चाइल्ड को मिलता है, मैं उसको भी काउंट नहीं करता हूँ. बिकॉज मुझे मालूम है कि फाइनली इट इज अ फैमिली गोल्ड विच विल पास ऑन. मतलब आई वुडंट से दैट कि वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट है, बट जितना भी है वो मैं उसको सिंपली आई विल कंसिडर कि वो आगे चल करके मेरे किड्स को जाने वाला है. सो मेरे लिए जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो मेरा पीएफ है, मतलब ईपीएफ है, मेरा एनपीएस है, मेरे शेयर्स हैं, मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं. इन सबको जोड़ करके जो कॉर्पस बनता है, दैट इज समथिंग विच इज आई कंसिडर इट एज माई नेटवर्थ और माई रियल कॉर्पस, राइट. सो नाउ एज आई वॉज टेलिंग यू कि मैंने उसके लिए प्लान इस तरह से किया कि अभी इसके बाद आई एम 46. अगर सपोजिटली इसके बाद मैं कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है, मतलब आई विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिचुएशन, बिकॉज वॉट एवर पैशन दैट आई एम फॉलोइंग मे बी पॉसिबल आई विल एंड अप जनरेटिंग सम इनकम थ्रू दैट. बट स्टिल इवन इफ आई डोंट डू इट, मैं अपने पूरे 46 से एज 90, बिकॉज बहुत लोग गलती करते हैं कि अपनी एज को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं. मतलब 70s तक काफी है, बट व्हाट इफ दे लिव टिल 80s एंड 90s, राइट. सो 90 तक की एज का मैंने एक टाइमलाइन बनाया, एंड उसके बाद मैंने हर ईयर के कितने कितने एक्सपेंस मेरे होंगे जनरल आज के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्टेड. सो जो भी है उस पर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करता जाऊंगा,
और उसके अकॉर्डिंगली क्या एक्सपेंसेस होंगे हर साल के, वो मैंने 90 ईयर्स तक मैप कर दिया, राइट. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई एडेड मल्टीपल वन टाइम एक्सपेंसेस. जैसे कि मेरी बेटी जब एजुकेशन के लिए अंडरग्रेड के लिए जाएगी, उस समय मेरे लिए मैं उसके लिए फीस देना चाहूंगा. पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उसने किया तो सर्टन पार्ट ऑफ दैट आई विल फंड इट. फिर उसके अलावा उसकी मैरिज होगी तो उस समय मैं क्या क्या एक्सपेंसेस रखूंगा. इसके अलावा आई विल मे बी मैं हाउस रिनोवेट करना चाहूंगा आफ्टर अ वाइल, तो उसके लिए मेरे पास फंड कैसा होगा. ऐसे मेजर एक्सपेंसेस मैंने पूरे ड्यूरेशन के अंदर डाल करके रखे. और इसमें मैंने अपने लिजर, ट्रैवल्स, इन सबको भी काउंट करके रखा कि अगर मुझे हर साल एक ट्रैवल करना है तो उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे, उसको भी मैं उसमें अकाउंट करके रखूंगा. एंड दैट इज हाउ आई हैव डन दैट कंप्यूटेशन कि मेरे पास अगर ये फंड इतना है, वॉट एवर द अमाउंट इज, वो अगर हर साल इस तरह से डिप्लीट होता जाता है तो इवेंचुअली वुड इट लास्ट टिल माई एज, would it last till the age of 90? अगर हमने फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेट अ गोल कि मेरे को अपना फायर अचीव करना है एट XYZ एज, XYZ कॉर्पस, बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ वैसे काम नहीं करती है, राइट. जस्ट बिकॉज आपने अपना एक गोल बनाया है, जिंदगी तो चलती रहती है, प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, राइट. सो आई जस्ट एंड आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं दे स्टॉप पीपल एंड उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम देयर रिटायरमेंट जर्नी. सो कुछ हमने कॉमन ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करे हैं, यू नो, दैट हैपन्स टू मोस्ट पीपल, एंड हम आपसे उनके सोल्यूशंस, एडवाइस एंड टिप्स लेंगे. सो वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम्स दैट वी रिकॉग्नाइज्ड वाज ऑफ कोर्स किड्स, बिकॉज देयर आर ह्यूज एक्सपेंस, राइट. सो आई वुड लाइक टू नो कि यू नो व्हेन यू हैव किड्स and when in this economy जब education costs are rising at 10%, how do you think parents should prepare themselves कि okay, I have a child, मुझे उनको best education देना है, you know, in a world जहाँ पे इतना ज़्यादा inflation है. How do you think parents should prepare themselves and their retirement corpus while also ensuring that उनके बच्चों का education is at the best quality? So मुझे लगता है कि जो regular expenses हैं kids के, उनके लिए तो पेरेंट्स अक्सर प्लान करते हैं कि मतलब मेरे बच्चे की एनुअल फी क्या होगी, या उसको कोई कोर्स कराना है, उसको कुछ क्लासेस करनी है, हम सब ये ध्यान रखते हैं. बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो 10-15 साल बाद आने वाला है, जब बच्चा आपका अंडर ग्रेजुएट होगा या पोस्ट ग्रेजुएट होगा या उसकी मैरिज होगी या वट एवर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उसके लिए प्लानिंग बहुत कम लोग करते हैं. मतलब मैक्सिमम लोगों को, जितने लोगों को मैं जानता हूं, वो लोग इसी तरह से सोचते हैं कि सेव कर रहे हैं, मतलब ये कॉर्पस तो बन ही रहा है, जब टाइम आएगा तो यूज कर लेंगे, बच्चे के लिए काम आएगा, इसमें और उसमें फर्क क्या है, मेरा बच्चा है उसको तो बेस्ट करना है. बट ऐसा होता नहीं है, मतलब ना, जब क्योंकि अगर आप एक सिस्टमैटिक प्लानिंग से किसी चीज के लिए नहीं चल रहे हैं तो चांसेस है कि आपके गोल्स के अंदर ना वो डिवाइड नहीं क्रिएट होगा कि कौन सा किस चीज के लिए है. और फिर एंड में आप इवेंचुअली यू विल एंड अप टैपिंग इनटू द कॉर्पस जो कि आपने अपने रिटायरमेंट के लिए रखा था, और फिर आपने रिटायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे. रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी बाय HSBC जहां पर कि वो उन्होंने लोगों से पूछा था कि अब्रॉड में कितना पढ़ाना चाहते हैं, तो सम 76 आई गेस % ऑफ जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि हम अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ाना चाहते हैं. बट जब उनसे पूछा कि आप उसके लिए फिनेंशियल प्लानिंग क्या कर रहे हैं, तो 53% के पास कोई प्लानिंग नहीं था. सो इट्स अ वेरी सैड थिंग ना, मतलब कि हमारा इंटेंट बहुत है बट हम उसके लिए प्रिपरेशन नहीं है. तो क्या होगा, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से या आप अपनी खुद की जो लाइफ के लिए चीज सोची हुई है, आप उसमें से एडजस्ट करके आप ये करोगे, एंड देन यू विल एंड अप इनटू ट्रबल. सो इसके लिए 10-15 साल पहले ही प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी, और दैट इज द ओनली वे बाय विच पीपल कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आप उस समय क्या एक्सपेंस हो सकता है, कितना पैसा एक बार में देना पड़ेगा, वो उसके लिए मैं एक फंड बनाऊं जो कि उस समय तक मैच्योर हो, रेडी हो, उसी के हिसाब से, उस ड्यूरेशन के हिसाब से वो प्लान किया हुआ हो, तभी पॉसिबल हो सकता. जो आपने हमें स्टैटिस्टिक्स दिए अबाउट, यू नो, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग रियलाइजेशन फॉर अस, राइट, कि ठीक है कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में गलत है, बहुत बड़ा, राइट. सो आई वांट टू नो कि डू यू इवन थिंक कि सेंडिंग योर चाइल्ड अब्रॉड इज अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन एट ऑल? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये बहुत केयरफुली सोचा समझा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि
अगर अभी भी मैं बहुत बार देखता हूं कि बहुत सारे लोग कैजुअली बोलते हैं कि हाँ मैं तो अपने बच्चे को फॉरेन पढ़ाना चाहता हूं, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, आपको उसके लिए प्रिपेयर्डनेस क्या है। या तो अगर आपके पास फुल प्रिपेयर्डनेस है, जैसे कि आपने सपोजिटली एक सर्टन कॉर्पस और आपने पता लगा के किया हुआ है कि सपोज यूएस के अंदर अगर पढ़ना है या यूरोप में पढ़ना है, वेयर एवर इट इज, उसमें इतना एक्सपेंस होता है, उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं, एब्सोल्युटली फाइन इफ यू आर एबल टू डू इट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी ऑफ योर गोल्स, एब्सोल्युटली गुड। बट लास्ट मिनट पर जाकर के या उसके अंडरग्रेड होने के आप उस समय 2 साल पहले या 3 साल पहले अब आप जाकर के आप ये सोचते हो कि नहीं यार इसको फॉरेन में पढ़ा सकते हैं, या बच्चा कहता है कि मैं फॉरेन में पढ़ना चाहता हूं, इट विल स्क्रू अप आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन का स्क्रू अप हो जाएगा। और जनरली लोग इस गारंटी के साथ करते हैं कि अभी मैं कमाऊंगा, मैं अभी ये लोन लूंगा और उसके बाद फिर मैं आगे फॉरेन में कमाऊंगा डॉलर्स में या यूरोज में और वेयर एवर, तो मैं बड़े आराम से वो लोन चुका भी सकता हूं। एंड बट कितनी अनसर्टेनिटी है, मतलब अभी वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट विद यूएस जॉब मार्केट्स आर टेरिबल राइट नाउ, एंड जॉब मार्केट्स आर टेरिबल। आपने ये सोच करके गए थे कि आप यूएस में आप पढ़ रहे हैं और वहां पर आपको जॉब मिल जाएगी, आप सारे अपने लोन रीपे कर सकते हो, नहीं हुआ, आप इंडिया वापस आ गए। आप इंडियन सैलरी से अगर आपको वो इंटरनेशनल लोन चुकाना है तो आपकी पूरी लाइफ शायद निकल जाएगी उसको चुकाते चुकाते। मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल ये प्लानिंग है, या फिर आपको बहुत क्लैरिटी है कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, यूनिवर्सिटीज जो कि पूरा का पूरा फी वेवर ही कर देती हैं, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं कि मेरा बच्चा उसके लिए compete कर लेगा, क्लियर कर लेगा और मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, देन इट मेक सेंस। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि it can be very financially risky step. So आपके ओपिनियन में what do you think is the best way to save for your child's education? There is SIP, education loans, FDs. तो आपके हिसाब से what's the best way? मैं थोड़ा सा इस मामले में मुझे लगता है कि क्लासिक सोच है और मुझे लगता है कि ये एजुकेशन लोन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। I have seen within my team young kids struggling to save बिकॉज वो अपने पास्ट के लोन ही चुका रहे हैं और वो कई सालों तक चुकाते रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो एफडी तो फॉर श्योर नहीं, बिकॉज एफडी पोस्ट टैक्स के बाद तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता। मतलब एफडी तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म से ज्यादा अगर आपको 6 महीने के लिए पैसे पार्क करने उससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एसआईपी इज द बेस्ट वे। आप म्यूचुअल फंड चूज कीजिए या कोई भी इक्विटी बेस्ड टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं, और बिकॉज वही एक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आपको बहुत ही क्लियरली पता है, मतलब बच्चे का तो बहुत ही क्लियरली पता है कि वो कब अंडर ग्रेजुएट करेगा। मतलब किसी को ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बच्चा पहले अंडर ग्रेजुएट कर लेगा, करेगा तो उसी टाइम पे करेगा जहां पर उसका टाइम है। तो जब आपको इतनी क्लैरिटी है टाइमलाइन की, तो बेस्ट है कि आप इक्विटी बेस्ड टूल्स लें, क्योंकि वो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए दे आर द बेस्ट। अब आते हैं हम सेकंड मिस्टेक पे, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल डिसीजन टू टेक, बट डू यू थिंक कि होम बाइंग इज एन एसेट और अ लायबिलिटी? सी, जो अपने लिए रहने का घर है ना, वो कभी भी एसेट नहीं होता। मतलब व्हेन आई एम काउंटिंग माय नेटवर्थ ऑल्सो, मैं उसमें अपना घर काउंट नहीं करता हूँ, बिकॉज वो तो मुझे चाहिए ही, उसमें तो मुझे रहना ही है, तो उस एसेट को काउंट करके कोई मतलब नहीं है। सो इट्स ऑलवेज अ लायबिलिटी, एंड इट्स अ गुड लायबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये लायबिलिटी आपको नहीं रखनी चाहिए, बट कब कितनी ये बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। और जो आपने सबसे पहले बोला ना शगुन की, ये बड़ा इमोशनल डिसीजन है जी। मुझे लगता है कि जितना इसको इमोशन लेस बना देना इस डिसीजन को, उतना आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए सबसे अच्छा है। मतलब आप यू मेक इट इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव डिसीजन। मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये सारे डिसीजन बड़े ऑब्जेक्टिवली लो, उसको इमोशनल बनाने की जरूरत नहीं है। एंड आपके हिसाब से होम लोन के बारे में अगर हम बात करें तो लोगों की सबसे बड़ी कौन सी गलती होती है? होम लोन के बारे में तो सबसे बड़ी गलती मतलब वो बैंक ही करवाते हैं आपको गलती। वो बैंक आपको, मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी जिसने होम लोन लिया है या अगर आपने भी लिया है तो यू कैन इमेजिन, आप जब बैंक के पास जाते हैं तो वो आपको सारे फॉर्मूले वही बता देंगे। हाँ, आपको इतना लोन मिल सकता है, 5x ऑफ योर एनुअल इनकम, 40% EMI तो आप दे ही सकते हो। मतलब वाई 5x और वाई 40% ऑफ माई सैलरी शुड गो इनटू EMI, मतलब ये नहीं करना चाहिए मुझे। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं होम लोन के मामले में, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है।
कि कितना बड़ा लोन लेना चाहिए, कितनी बड़ी ईएमआई अफोर्ड करनी चाहिए। नहीं, घर डिफाइन करो आप अपना, बेसिक नीड्स जो आपकी डिफाइन होती है उसके बेसिस पे कितना कम से कम लोन और कितना कम से कम ईएमआई में आपका स्टार्ट हो सकता है, दैट इज व्हाट शुड बी द प्लान। यही लोग गलती सबसे बड़ी करते हैं कि बताया, अच्छा मुझे मेरी सैलरी 1 लाख है, 50,000 की ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूं मैं, मतलब इट्स ओके, तो कर लूंगा। बट अफोर्डेबिलिटी डज नॉट डिफाइन योर लोन। मतलब लोन शुड बी डिफाइंड बाय योर नीड, एंड नीड कितनी लिमिटेड है उसी बेसिस पे अगर आपको रखे तो बेहतर है। आई थिंक दैट्स बहुत बड़ा, लाइक यू सेड कि लोग रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका इतना ज्यादा कॉर्पस इस एक जगह पे पार्क होता है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि ना मुझे लगता है कि बहुत सारी ये जो डिसीजंस है ना, लोग ना अपने दिमाग में लेते हैं जी, और या इमोशंस पे लेते हैं, एक्सेल पे नहीं लेते। मतलब मुझे लगता है कि इस दुनिया के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस ना, जब तक कि वो एक्सेल पे प्रूफ नहीं होते हैं कि ये बेहतर डिसीजन है, नहीं लेना चाहिए। बट हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम आज हम एड्रेस करेंगे इज एजुकेशन लोन, जो कि बच्चे के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से है। सो आई वांट टू नो कि आपके हिसाब से व्हाट इज द, मतलब कि हम कितने यंग एज में शुड यंग प्रोफेशनल्स प्रायोरिटाइज डेट रीपेमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग? मेरे पास बहुत ज्यादा एजुकेशन लोन का एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल वट एवर आई अंडरस्टैंड बाय टॉकिंग टू माई टीम मेंबर्स ऑल्सो और ये सब, मुझे लगता है कि एक तो एजुकेशन लोन जनरली काफी एक्सपेंसिव है। मतलब ये कोई एक बहुत चीप लोन नहीं है एजुकेशन लोन। तो मुझे लगता है कि जितना, जैसे सपोजिटली अगर आज के टाइम में एजुकेशन लोन देखते हैं तो 10 से 11% तक एजुकेशन लोन होते हैं, आई बिलीव सो। ज्यादा कम थोड़ा बहुत हो सकता है, बट जनरली इस रेंज में होवर करता है। आप इतना अर्न करना मार्केट से, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो आप डेट को रीपे कर दीजिए जितना जल्दी हो सकता है, बिकॉज अगर वो अनलेस एंड अनटिल वो लोन, वो जो परसेंटेज है वो बहुत चीप था, बात अलग है, बट अदरवाइज ये 10, 11, 12% है तो पॉइंट ही नहीं बनता। वैसे इवेंचुअली तो मैं कहूंगा अब तो वो एजुकेशन लोन का टैक्स बेनिफिट भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई बेनिफिट बचा नहीं है। तो पहले वो भी एक अट्रैक्शन होता था कि चलो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा तो लोन कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अब तो वो हटने के बाद तो मुझे लगता है कि अभी कोई रीजन नहीं बनता कि आप एजुकेशन लोन को कंटिन्यू रखें। आई थिंक यू शुड फिनिश इट एज क्विकली एज पॉसिबल। गॉट इट। एंड क्या आपके माइंड में कोई ऐसी 3 रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिसे यूज करके हमारी ऑडियंस अपने एजुकेशन लोन्स जल्दी से क्लियर कर दें? मतलब आई गेस वो रीपेमेंट स्ट्रैटेजी काफी ऑब्वियस ही है। पहला तो ट्राई टू रिड्यूस दैट इंटरेस्ट एज मच एज पॉसिबल। आप क्या बार्गेन कर सकते हैं, 1 बैंक 2 बैंक 3 बैंक से ट्राई करके, इज इट रीफाइनेंसिंग पॉसिबिलिटी है क्या। सेकेंड इज, एज आई वाज टेलिंग दैट, कि जितना भी आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिसको कि आप, और मैं तो इसमें कहूंगा कि बहुत अग्रेसिव भी हो सकते हैं, आपके पास कुछ फैंसी स्टफ पड़ा हुआ है, कैमरा था नहीं यूज करते, sell it off, put it in the education loan, जो भी whatever makes sense in order to reduce that, reduce it. And third तो मैं कहूंगा कि even ना, अगर आपके पास कोई, by chance, I'm just telling you, by chance if your grandfather is rich, your uncle is rich, or somebody is rich who can spare, और वो कोई पैसा दे सकता है, कोई बुराई नहीं है। मतलब फैमिलीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी सुपर हेल्पफुल। तो ये भी, मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस स्ट्रेटजीज हैं, बट आई थिंक वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉब्लम, एंड कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में ये आती है, सडन अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसीज, राइट? हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर अ मेडिकल इमरजेंसी बट आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो इफेक्ट ना हो? तो क्या इसको करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? अब पहले तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस एंड सिवियर प्रॉब्लम है। लाइक आई नो, अनफॉर्चुनेटली आई क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी फैमिली में एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हुई, एंड अब उसके बाद, ऑफ कोर्स जब आपके नियर एंड डियर वन को कुछ हो जाता है तो आप उस समय तो आप सोचते ही नहीं हो, ना कि वॉट एवर मनी दैट यू हैव टू स्पेंड, आप स्पेंड करते जाते हो, आप रिटायरमेंट और ये सब चीजें तो कभी भी नहीं सोचते हो। एंड इवेंचुअली इस सब ने उसको एक्चुअली इतने सालों के काम के बाद इट ब्रॉट हिम बैक टू जीरो। मतलब वो फिर से उसे अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस की जर्नी शुरुआत करनी पड़ी। तो ये तो बहुत ही वैलिड सिचुएशन है, किसी के साथ भी हो सकती है।
तो दैट इज वाई जो कहा जाता है कि मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत नेसेसरी है, मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से एक आइडियल इमरजेंसी फंड कैसा होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? कैन यू गिव अस अ गाइड? इसमें ना मैं थोड़ा सा, मेरा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है मोस्टली बहुत सारे लोगों को के साथ इसको लेकर के। सी, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, अ गुड मेडिकल इंश्योरेंस, तो आपकी मेडिकल नीड्स तो मोर और लेस कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा आपके पास इमरजेंसी सिचुएशंस जो हैं वो कितने ऑफन होने के चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 6 months 1 year का इमरजेंसी फंड रखो, बट इसको ना बहुत ही केयरफुली सोच समझ करके यूज करना चाहिए। अभी जैसे कि सपोजिटली आप और आपका स्पाउस दोनों काम करते हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना हैपन कि दोनों की जॉब एक साथ लॉस होने वाली है एट अ टाइम। एक के ही होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इट्स अ वर्स्ट केस, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है। अब आप 1 साल का कॉर्पस, इट्स अ सिग्निफिकेंट पैसा, और उसको आप पार्क करके एक इमरजेंसी फंड में रखते हैं जिसको कि आप किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में ही रखेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्लाइटली इन्फ्लेटेड इसके बारे में ओपिनियंस हैं कि 6 महीने से साल भर तक का रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अगर आप अकेले ब्रेड अर्नर हैं, आपके आसपास इमरजेंसी सिचुएशन होने के चांसेस हैं, आपकी जॉब स्लाइटली रिस्की है, तो मे बी 6 महीने 9 महीने का आप इमरजेंसी फंड रखते हैं। Now let's talk about the last and the final mistake that people make, and that is planning for your retirement actually, right? तो I want to know कि आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं जब अपनी रिटायरमेंट के लिए वो प्लान कर रहे होते हैं? मोस्टली जब लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं तो काफी ऑप्टिमिस्टिकली प्लान करते हैं। मतलब उनको लगता है कि हमारे एक्सपेंसेस तो रिटायरमेंट के बाद कम ही हो जाएंगे, बट मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, बहुत क्लियरली काउंट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद रिटर्न मुझे अभी तक इतने सालों से मिला, उतना मिलेगा आगे चल करके भी, बट बड़ा मुश्किल है आगे चल के। आप इतना इक्विटी एक्सपोजर, अगर आपका इक्विटी की वजह से ग्रोथ हुआ है तो आप इतना इक्विटी एक्सपोजर नहीं रख सकते हैं, राइट? फिर उसके बाद इन्फ्लेशन को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि इन्फ्लेशन तो अब गवर्नमेंट नीचे करने की कोशिश कर रही है, 4 से 5% ही होगा, बट हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सीन कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो मोस्टली तो वो सब फूड बास्केट ही है, बट रियल इन्फ्लेशन एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, लीजर एक्सपेंसेस, ये तो आपके रियल एक्सपेंसेस हैं, बड़े एक्सपेंसेस हैं। इनमें इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा है, तो उसको अंडर एस्टिमेट अगर हम कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग होती है लोगों की रिटायरमेंट कॉर्पस को लेकर के और रिटायरमेंट को लेकर के कि ये ठीक है, इतना काफी है, एक मेंटल फिगर है कि ये अच्छा है तो हो गया, बट कितना उसके पीछे साउंड कैलकुलेशन है वो मिसिंग है। बिल्कुल राइट। आई हैव अनदर क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये भी अगेन बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है, बट जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, राइट, आई फील लाइक कल्चरली स्पीकिंग शायद रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक थोड़ा सा कैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक मुझे कभी कभी लगता है, बिकॉज आई फील लाइक कि अ लॉट ऑफ इंडियन पेरेंट्स हैव दिस आइडिया इन देयर हेड्स दैट रिटायरमेंट प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, वी हैव किड्स, बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। मैंने ये बहुत ऑब्जर्व करा है अपनी फैमिलीज में। डू यू हैव अ मैसेज फॉर दीज पेरेंट्स, not in a negative light of course, but kahin na kahin people should be aware of this thing that retirement planning kahin na kahin har kisi ke liye important hai. So do you have an opinion on this? It's a very good question, and I think this is one of the most pertinent, these are some of the most pertinent topics, because see what happens na कि हम जिस जनरेशन में ग्रो किए थे, या हमारे आज से 101 या 2 जनरेशन पहले जो इंडिया था और आज का जो इंडिया, बहुत फर्क हो चुका है, और जितना जल्दी हमें समझ जाएंगे उतना बेहतर है। वो एक टाइम था जिसमें जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब लोग साथ रहते थे। अभी आजकल 1 या 2 बच्चे हैं। हाउ विल दे डू इट? एंड दे आर एब्सोल्युटली मोबाइल इन देयर करियर, दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, एक शहर से दूसरे शहर या तीसरे शहर में, फॉरेन में, कहीं पर भी। आप नहीं डिपेंड कर सकते अपने किड्स पर। और ये जो और मैं कहूंगा इसका मतलब कोई डिटैचमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी है इस दुनिया की, कि अभी हम उस स्टेट में हैं जहां पर कि हम
इस फैमिली स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, हमें खुद प्लान करना पड़ेगा. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एज समवन जो अपनी रिटायरमेंट जर्नी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी एक्चुअली आई वुड से स्टार्ट कर रहा है, मे बी आई एम 23 एंड अगर मैं सोचूं मुझे 3 करोड़ 4 करोड़ का नाम सुन के आई जस्ट फील लाइक सो स्कैर्ड कि हाउ विल इट हैपन, राइट? तो आपके हिसाब से इज देयर अ वे टू सिंप्लीफाई एंड लाइक ईज दिस फियर कि यार ठीक है हो जाएगा, तो इसके लिए क्या, व्हाट शुड आई टेल माई सेल्फ? Basically, I would say that ki just understand the power of compounding. Okay. Most of the people superly underestimate the power of compounding. हमें नहीं पता because see mathematics में जो addition है ना वो humans के लिए बड़ा obvious है, but ये जो multiplication है ना ये obvious नहीं है. जब चीजें multiply होती हैं, I'm telling you the growth of my corpus also happened after a point when the compounding started happening. Yeah. It was phenomenal. So that's why what I tell everyone is that don't underestimate it. It's going to change your investing story. वो पूरी तरह से बदल जाएगा given that you remain invested. I want to know कि आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बट क्या आपने कोई ऐसी मिस्टेक करी अपने प्लानिंग जर्नी में या एग्जीक्यूशन फेज में ऑफ योर रिटायरमेंट एंड योर इंडिपेंडेंस जर्नी जो यू वुड लाइक टू टेल अदर्स कि यार ये गलती मत करना? नहीं, बहुत सारी हैं, मतलब एक दो नहीं बहुत गलतियां हैं. इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी क्विकली फिक्स करते हो, मतलब डू यू लिव विद दैट मिस्टेक और डू यू फिक्स दैट मिस्टेक. सो इन माय केस बहुत सारी हुई, गलत टूल्स में इन्वेस्ट किया. यूलिप प्लान्स बहुत कॉमन मिस्टेक रहती है कि यूलिप प्लान्स आर गुड, उसमें हुआ. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जिनके के रिटर्न्स बहुत लो हैं उनमें हुआ. म्यूचुअल फंड्स में बहुत गलतियां हुई जिसमें कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बजाय इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट किया, एंड देन इवेंचुअली दोज फंड्स नेवर टुक ऑफ एवर. उनका रिटर्न इतने सालों बाद भी आज तक कुछ नहीं आ पाया. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.